हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के जो हमारा जो सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 39 और आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए इकोनॉमिक्स के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे दो वीडियो में। ये वीडियो नंबर 1 है और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के लगभग 30 से प्लस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज जो भी सवाल इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, ज्यादातर सवाल आपके करेंट से रिलेटेड होते हैं और जो भी सवाल होते हैं बजट होता है, हमारे इकोनॉमी सर्वे होता है, इनसे कहीं ना कहीं मिला जुला के सवाल जो भी हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है 10 से 15 सवाल, तो इनमें से कम लगभग 50% जो पार्ट होता है वो करेंट से संबंधित होता है। तो जो भी सवाल बच जाते हैं जो स्टैटिक्स वाले सवाल, तो उन सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे इन दो वीडियोस के अंदर और बहुत सारे टॉपिक को समझेंगे, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कुछ टर्म्स को समझेंगे। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 40 के बाद जो लेक्चर नंबर 41, 42 इस आ रहे हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल। और इस तरह से लगभग हम लोगों ने 20 वीडियो किया और 20 वीडियो में हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर के सवालों को डिस्कस किया, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। और साथ ही साथ जो हमारा पहले से 20 वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने मिक्स सवालों को डिस्कस किया था और बहुत ही बेहतरीन जो सारे क्लासेस हैं। तो 45 डे सीरीज पूरा आपको देखना है, 45 दिन जो है 45 दिन के पूरे आपके सीरीज को देखना है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने बनाया था एक 70 डेज प्लान, उसमें मैंने वीक 1 का जो टास्क दिया था उसका ऑलरेडी आज खत्म हो चुका है। अब मैं वीक 2 का वीडियो आपके पास आएगा आज, ओके। और वीक 2 में हम लोग देखेंगे कि 7 दिन के अंदर कौन कौन से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है उनको पढ़ेंगे, ओके। तो ये 70 डेज जो आपका 10 सप्ताह में हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन करेंगे बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन होगा, तो हम इस चीज को करने वाले हैं। तो वीक 2 का वीडियोस आज आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देखिएगा और उस चीज को फॉलो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला जो हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। कौन सा प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था 6th 5-year प्लान के समय? देखिए वो प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 6th जो आपका 5-year प्लान था उस समय। अगर हम बात करेंगे जो छठा 5-year प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो था पॉवर्टी एलिवेशन को लेके, गरीबी हटाने को लेके और इकोनॉमिक ग्रोथ को हायर करने को लेके, ओके। तो उसके लिए जो पॉवर्टी किस तरह से गरीबी हटे उसके लिए बहुत सारे स्कीम चलाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और उसमें ये प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम को 2 अक्टूबर 1980 को पूरे कंट्री में लॉन्च किया गया था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना। तो आपको यहां से पता चलना चाहिए कि जितने भी 5-year प्लान हैं, जितने भी 5-year प्लान हैं सारे 5-year प्लान का क्या उसका किस मॉडल पे आधारित है, उसमें सबसे मेन चीज क्या हुई वो आपको ध्यान में रखना है और सब कुछ नहीं याद रखना। बस इतना नहीं कि उसको पूरा इतना ग्रोथ रेट हुआ है, तो ये सारी चीजें नहीं रखना है, लेकिन आपको उसमें कौन कौन से नए चीजें पॉलिसी आई वो आपको ध्यान। जैसे कि मैं नीचे कुछ आपके 5-year प्लान को सामने रखा हूँ। जैसे पहला 5-year प्लान जो आया था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के मॉडल पर आधारित था और उस समय 5 IIT को सेटअप किया गया था इंडिया के अंदर, ओके। सेकेंड 5-year प्लान आएगा और वो पीसी महालनोबिस जो थे महालनोबिस थे उन मॉडल्स पर आधारित था और उस समय जो फोकस किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके फोकस किया गया था। पहला में एग्रीकल्चर को लेके, सेकंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके। तीसरा 5-year प्लान जो आएगा वो उसको गॉडगिल योजना भी कहते हैं और उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था था उसको इंडिपेंडेंट बनाने की बात की, लेकिन उस समय जो युद्ध होता है, चाइना के साथ युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाएगा, तो उसके कारण ये जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है, ओके। ये 3 5-year प्लान आपको याद रखना है। इसके बाद प्लान हॉलीडे आएगा 67, 68, 69 तक के। उसके बाद फिर जो आपका 4th 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान इस आते रहेंगे। लेकिन ये 3 मैंने बताया, आगे वाला जो सवाल आएगा मतलब कहने का मतलब, तो उसमें हम लोग और भी 5-year प्लान को देखेंगे। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। अंत्योदय प्रोग्राम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ। देखिए अंत्योदय जो प्रोग्राम है, जैसे आप देखते हैं पीडीएस सिस्टम है, जो गरीब जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको इतना किलो अनाज मिलेगा बहुत ही कम रेट पे। तो ये अंत्योदय प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था सबसे पहले बार राजस्थान में लॉन्च किया गया था, ओके। 25 दिसंबर 2000 को सबसे पहली बार राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया था अंत्योदय प्रोग्राम और उस समय देख सकते हैं आपकी 25 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ फिक्स प्राइस था। 2 रुपए पर केजी आपका गेहूं का और 3 रुपए पर केजी चावल का प्राइस था, ओके। इस बात को देख सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना।
ठीक है। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट वित्त की बात कर रहा है, डायरेक्टली लोन देने की बात कर रहा है, डायरेक्टली फाइनेंस की हेल्प लेना है, तो इसमें से कौन नहीं। देखिए रीजनल जो बैंक्स होते हैं वो देते हैं लोन, एसबीआई देते हैं लोन, इलाहाबाद बैंक लोन दे देगा, मतलब कोई बैंक। लेकिन नाबार्ड डायरेक्टली भी किसी भी बोरोवर्स अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली उसको मतलब कहने का नाबार्ड लोन नहीं देता है। ओके, यहां पे लिखा है कि नाबार्ड प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट टू लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक को, इन बैंकों को लोन देती है, ना कि एक सिटीजन्स को या कोई फार्मर को। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड, बाकी सारे जो आप देख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं, जो उधार लेने वाले होते हैं, वो डायरेक्टली किसी फाइनेंशियल मार्केट से, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं हो, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं हो, डायरेक्टली हम वहां से लोन ले सके, तो वो होता है। लेकिन नाबार्ड से इस तरह से चीजें नहीं, डायरेक्टली आप नहीं जाकर अप्रोच कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 की बात करेंगे, तो सवाल नंबर 4 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी। देखिए ईपीसीजी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। और ये एक स्कीम था जो अलाउ करता है एक्सपोर्टर को इंपोर्ट करने के लिए कैपिटल गुड, ठीक है। और उसमें उसके इंक्लूडिंग बहुत सारे स्पेस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्री प्रोडक्शन के लिए जो होते हैं, प्रोडक्शन के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जीरो कस्टम ड्यूटी पर, जीरो कस्टम। तो आपको इस फुल फॉर्म को याद रखना है। लेकिन यहां से आपको ध्यान रखना है कि अभी जो भी लेटेस्ट में कुछ भी स्कीम है, कुछ भी पॉलिसी आए, जैसे बजट के अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म, आपको मैंने बताया था कि बजट के अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म आया था, ठीक है। तो उन सारे फुल फॉर्म्स को याद रखना, एकदम 100% सवाल पूछ सकता है। ओके, सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। सवाल नंबर 5 कहता है हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मैं सवाल बहुत बता चुका हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। ये जो कमीशन होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज का, वो डिटरमाइन करता है आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। ओके, ये कह रहा है कि वेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CACP, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 क्रॉप्स, 22 फसलों का ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करता है। CACP एक ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। एक तरह का ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेपरेट रिपोर्ट करता है जो भी खरीफ फसल है या रबी फसल है उसके प्राइसेस के ऊपर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नीचे है कुछ किस तरह से कॉस्ट होता है, कोई भी मतलब अन्न का जो अनाज है उनका किस तरह से दाम रखा जाता है, तो आपके नीचे कुछ ऐसी चीजें हैं आप देख सकते हैं। लेकिन हम सवाल नंबर 6 की ओर चलेंगे। हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट जो है अगर हम बात करेंगे ये संबंधित है जीडीपी से। देखिए बेसिकली हम बात करेंगे 1950-80 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो ग्रोथ रेट था इंडिया का बहुत ही कम ग्रोथ रेट था, बहुत ही कम ग्रोथ रेट। आप देख सकते हैं कि 3.5% ग्रोथ रेट में एक तरह से स्थिर हो गया था ग्रोथ रेट। तो इस तरह के ग्रोथ रेट को बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया, ओके। इसको बहुत कुछ चीजों से जोड़ा जाता है लेकिन उस चीज से हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम सवाल नंबर 7 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें से जैसे मेक इन इंडिया वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता है, एज ऑफ डूइंग बिजनेसेस भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके है, स्टार्टअप इंडिया तो है ही, लेकिन डिजिटल इंडिया जो है एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है। डिजिटल इंडिया तो चीजों को डिजिटल करने की बात करता है लेकिन यहाँ पे कोई औद्योगिक विकास की बात नहीं होगी, तो डिजिटल इंडिया इज द राइट आंसर। पूरा, ये सवाल देखिए बिहार ऐसा ही पूछा था, ठीक है। ये सवाल बिहार से पूछा था कि पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पे पूछा पूरा मॉडल को लाया किसने था। देखिए पूरा का मतलब है कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरियाज, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे शहरी जैसी व्यवस्था किया जाए, वो पूरा मॉडल है। पूरा मॉडल को जो लाया गया था या आप बोल सकते हैं वो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ओके, इस बात को समझिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 9 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। गरीबी हटाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह होता है
उसको एक उपकरण के रूप में माना। ये विचार किसे ने? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं गांव में, वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए आजीविका हो गया। अब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है कि लोग कुछ पैसा जमा करते हैं हर महीने, फिर बाद में किसी जरूरत पड़ता है तो उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो एक तरह का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक अच्छा सिस्टम है। और ये जो थ्योरी दिया गया था बेसिकली कि गरीबी हटाने के लिए, ये दिया गया था एमडी यूनुस के द्वारा, एमडी यूनुस के द्वारा। और ये ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और ये नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, जो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देखते हैं उसको इन्होंने बनाया, इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक का ही ये देन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो कहीं ना कहीं यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई को रिलीज किया था, जो भी चीजें मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 10 की बात करेंगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज अ पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग। देखिए, इफिशिएंट इरिगेशन, अगर इरिगेशन अच्छा रखेंगे, बहुत अच्छा क्वालिटी मतलब व्यवस्था अगर बहुत ही हाईटेक रखेंगे इरिगेशन को, तो कहीं ना कहीं कृषि में तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा ही ना। क्वालिटी के सीड्स रखेंगे, बहुत अच्छी बात। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर, ये सारे जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं वो खेती को या कृषि को बढ़ावा देने में, उत्पादक बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक तरह से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ई हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। 11वां सवाल कहता है कि मनरेगा का जो एमजी महात्मा गांधी मनरेगा जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव यही है ना कि रोजगार दें। तो रोजगार हम देंगे ग्रामीण लोगों को, तो ग्रामीण लोगों का इनकम भी बढ़ेगा ना। तो टू इनहैंस रूरल इनकम, यहाँ पे इनहैंस होना चाहिए, इनचैंस लिखा गया, सॉरी ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके इनकम को बढ़ाने का मेन मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो मनरेगा का है। सवाल नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस ऑफ लेट 16 ऑफ 20th सेंचुरी। कह रहा है कि 20वीं सेंचुरी के अगर हम बात उत्तरार्ध में बात करेंगे, लेट 60 की बात करेंगे, 60 के बाद अगर हम बात करेंगे 1970 की बात करेंगे, तो जो उसमें हरित क्रांति का सॉरी किस तरह से प्रकृति था, मीन्स कि हरित क्रांति किस तरह से काम कर रही थी। इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाई एल्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। देखिए, इस सवाल का उत्तर हमारा भी ई होगा, क्योंकि देखिए उस समय बहुत गहन रूप से खेती हो रही थी, हरी हरी सब्जियों का बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे एग्रीकल्चर को लेके, हाइब्रिड सीड का तो इस्तेमाल हो ही रहा था, और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें लोग, सीड फर्टिलाइजर्स का भी मतलब किस तरह से इस्तेमाल करना है, वाटर टेक्नोलॉजी, इस सारे का कहीं ना कहीं ज्यादा उस समय आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 13 की बात करेंगे, बिहार इकोनॉमी सर्वे को सबसे पहली बार कब पब्लिश किया गया। देखिए, बिहार इकोनॉमी सर्वे की बात करें, इसको पब्लिश किया 2006 और 7 में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। कि कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, अगर हम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को कैलकुलेट करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर का। किसका है? नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उससे उस तरह के सेक्टर्स को बोलते हैं जैसे कि कुछ छोटे किसान हो गए, या जो भूमिहीन किसान हैं, या कोई शेयर क्रॉपर्स हैं, या कोई बंधुआ मजदूर है, या कोई माइग्रेंट्स वर्कर हैं, फिशरमैन है। इनका आय को लेके, इनके आय कोई फिक्स नहीं है, कभी होगा भी कभी नहीं हो, किसी ऑर्गेनाइज रूप से नहीं है ना। ये ऐसे सेक्टर हैं, ये कभी भी इनको काम मिलेगा कभी काम नहीं मिलेगा। तो इनकी जो इनकी इनकम को जानना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। सो इस जब हम कैलकुलेशंस करते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का, तो ये चीज आपको देखने को मिलता है कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है इससे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रीफाइनेंस इन इंडिया, अगर देखिए कृषि क्षेत्र में अगर आपको लोन दिया जाए, कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने का काम जो करता है वो करता है नबार्ड। कौन करता है? नबार्ड। मैंने आपको बताया था कि नबार्ड के बारे में, फुल सर्विस बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तरह का फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब यहां पे लिखा है इट इज मैंडेट ऑफ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू इनोवेटिव प्रॉपर्टी एंड इवन हैंडेड एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी एंड टेक्निकल सपोर्ट। मीन्स कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से उनको प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट जो बहुत सारे इनोवेटिव से उनको प्रमोट करना मॉनेटरी और टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से। नबार्ड का फुल फॉर्म देख सकते हैं, नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं, नबार्ड का हेडक्वार्टर अब देख सकते हैं। सवाल नंबर 16 की बात करेंगे। 15वें फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में वो कितना है। देखिए सवाल पूछा गया था 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में, लेकिन अभी चल रहा है 15वां फाइनेंस कमीशन। तो 14th फाइनेंस कमीशन जो आया तो उसने बोला कि 42% राज्यों का अगर 100 रुपया केंद्र के पास टैक्स के रूप में आता है तो जो सेंट्रल टैक्सेस जो होते हैं उसमें राज्यों में 42 रुपया बांट दिया और केंद्र 48 रुपया रख लेगा। ठीक है, केंद्र 48 रुपया रख लेगा और राज्यों में 42 रुपया इन सारे राज्यों में बांट दिया जाएगा, जो भी अभी 28 राज्य हैं उनमें। ओके, सबको उनके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जब 15th फाइनेंस कमीशन आया तो बोला कि नहीं 41% ही बांटते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक नया राज्य, इस समय राज्य 29 थे, अब इस समय इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए 1% रिजर्व रख लिया गया। अब 41% 28 राज्यों में बटेगा और उसमें 41% में सबसे ज्यादा जो मिलेगा यूपी को 17 पॉइंट, ध्यान रखिएगा अब इस जो 41 का 17% किसको मिलेगा, यूपी को मिलेगा और बिहार को 10%। इसलिए बिहार का जो हिस्सा है 4.12% रुपया है। किसमें? 41 रुपया में 4.12% किसको मिलेगा, आपके बिहार को। समझ रहे बात को, इसको ध्यान में आपको रखना है। सवाल नंबर हम चलेंगे 17 की ओर। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी फ्लो। जो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है जो अट्रैक्ट करता है? तो अभी अगर हम बात करेंगे लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा एफडीआई को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पहले डाटा था उसमें सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर जो कंपनियां हैं वो अट्रैक्ट कर रही थी, उसके बाद हमारा सर्विस सेक्टर था, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, लेकिन अभी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर इस सवाल का उत्तर होगा। देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डाटा है और स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसके बारे में बात करें कि 27% शेयर ऑफ टोटल एफडीआई है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से आता है और उसके बाद 70% जो आपका देख सकते हैं कि आपका सर्विस सेक्टर से आता है। ओके, समझ रहे बात को। लेकिन टॉप में कौन आ गया आपका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हम चलेंगे सवाल नंबर 18 की ओर। देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कितना परसेंट है, 27%। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 27% है। ओके, उसके बाद आपका देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का 17% है और सर्विस सेक्टर का 11%। लेकिन डाटा को याद नहीं रखना, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, जो सीमांत भूमि का जोत का जो आकार होता है उसको मार्जिनल लैंड, बहुत तरह का बांटा हुआ है। तो जो 1 हेक्टेयर से अगर कम है भूमि जोत का प्रकार तो उसको बोलेंगे किस तरह का भूमि है, वो सीमांत जोत है या मार्जिनल लैंड है। कैटेगरी आप देख सकते हैं किस तरह से एग्रीकल्चर सेंसस में 5 तरह के जमीन को साइज के अकॉर्डिंग बांटा गया है, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आप ये देख सकते हैं। हम चलेंगे सवाल नंबर 19 की ओर। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। हाँ, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करेंगे तो बहुत सारे चीजें इंपोर्ट होगी अच्छे तरीके से, बहुत उसमें कोई किसी तरह का बंधन नहीं होगा। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अगर हम अवॉइड कर रहे हैं तो उसमें और ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। एफडीआई को फ्री फ्लो करते तो और हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ये सारे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है या कह सकते हैं कि इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपने ही पब्लिक सेक्टर इक्विटीज को डिसइन्वेस्ट करते हैं, मींस कि एलआईसी हम बेच दिए, बेचने का मतलब कहने का मतलब कि उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिए या डिसइन्वेस्ट कर दिए, रेलवे को डिसइन्वेस्ट कर देंगे तो उससे कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। तो डी इज हमारा राइट आंसर होगा। ये ग्लोबलाइजेशन का में शामिल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो काला धन जो निरोधक विधेयक जो है, काला धन निरोधक विधेयक जो लागू किया गया था, ये लागू किया था बेसिकली 2005 में। ये आया 2002 में लेकिन लागू हुआ 2005 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे फिर अमेंडमेंट भी हुआ 5 में, 9 में और 12 में। लेकिन सवाल ये पूछा था उसमें बहुत ही लेटेस्ट था, इसलिए सवाल पूछा गया था। ट्रिम्स स्टैंड फॉर, ट्रिम्स का मतलब क्या होता है? इसका होता है
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इस ट्रिम्स का फुल फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखेगा। एक तरह का ये प्रिंसिपल लीगल एग्रीमेंट है जो WTO का ट्रेड ट्रीटी के अंदर था, 4 में से, ठीक है, 4 में से एक ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। The agreement on trade related restriction measures are rules that are applicable to foreign investor often as a part of an industrial policy। चलिए इससे सारी चीजों को देख लीजिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 22 की ओर। नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। बात सिंपल है, नीति आयोग की बात करा तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग आया, उसे रिप्लेस किया गया। एक तरह का थिंक टैंक पॉलिसी है। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख सकते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर साथ ही साथ इसके जो कहने का मतलब जो नीति आयोग का काउंसिल होता है, बोल सकते हैं गवर्निंग काउंसिल जो होता है, उसमें चेयर आपका तो पहले प्राइम मिनिस्टर हो गया, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज के, ये सारे होते हैं। तो इस सवाल पूछा भी है कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें चले आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 की बात करेंगे। गुल्लक बच्चा बैंक। गुल्लक बच्चा बैंक जो है एक तरह का पटना बेस्ड बैंक है। गुल्लक बच्चा बैंक के बारे में कह रहा है कि चिल्ड्रन डे के दिन स्टार्ट किया 2009 में और नीतीश कुमार के द्वारा, और ये जो बैंक है चिल्ड्रन के द्वारा और बाल भवन जो किलकारी है पटना, उसके द्वारा इसको रन किया जाता है। गुल्लक बच्चा बैंक का 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। चिल्ड्रन को मतलब किस तरह से पैसा का इस्तेमाल करना, करेक्ट यूज ऑफ मनी, उसके बारे में बताया जाए। उनको सेविंग्स की हैबिट को बनाया जाए, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाए, म्यूचुअल कॉपरेशन के बारे में उनको इंकरेज किया जाए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 25 की बात करेंगे। द बेस ईयर फॉर ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए बेस ईयर ले आता, मैंने आपको बजट पढ़ाया, मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया, तो मैंने बेस ईयर के बारे में बताया। बेस ईयर उस समय को लेते हैं, उस साल को लेते हैं जिसमें प्राइस, कोई भी वस्तु के प्राइस में ज्यादा उतार चढ़ाव ना आया हो, एकदम कहीं ना कहीं एक तरह से स्थिर रहा हो प्राइस, ठीक है। कभी देखते हो कि कोई कोविड आ गया या किसी तरह का पैंडेमिक आ गया तो उसमें प्राइस बढ़ जाता, घट जाता, तो वो उसको बेस ईयर नहीं मानेंगे। बेस ईयर में तो उसमें ना कोविड आया, ना कुछ किसी तरह का भी पैंडेमिक्स नहीं आया, किसी तरह का डिजास्टर नहीं आया हो, और उस समय जो कहीं ना कहीं जो वस्तु का दाम होगा वो एक तरह का स्थिर रहा हो, तो उसको मान लेते हैं कि चलो इसको बेस ईयर मानते हैं। इस समय जो वस्तु का दाम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बाद में जीडीपी, जीएनपी सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर वो है 11-12, लेकिन यही सीपीआई की बात करेगा तो उसके लिए जो बेस ईयर वो है 2012। ओके, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 25 कहता है कि अमर्त्य सेन जो है उनका कौन सा अप्रोच है। तो मैं ये बता चुका हूं कि कैपेबिलिटी जो अप्रोच है वो अमर्त्य सेन का अप्रोच है, ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है एक तरह का वेलफेयर इकोनॉमिक्स का अल्टरनेटिव अप्रोच, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, समय बात को हम चलेंगे सवाल नंबर 26 की ओर। एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, किसके द्वारा, सॉरी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वो आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा रिलीज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एचडीआई पूछा जाता है यूएनडीपी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का रैंकिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा स्टैब्लिश किया जा सकता है, और इसमें जो हायर रैंकिंग्स होते हैं जिसका नॉमिनल न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बहुत सिंपल होगा। वहाँ पे बिजनेसेस के लिए उनके लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज राइट होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से आपके कुछ ऐसे क्वान्टिटेटिव इंडिकेटर्स हैं तो ये आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 27 की बात करेंगे। Which of the following measures is not likely to add in improving India balance of payment positions? और कह रहा है कि कौन सा उपाय भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने की सहायता करने की संभावना नहीं, मीन्स कहने का अगर भारत के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को इंप्रूव करना हो इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, ये सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसको हम करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा। इम्पोजिशन हायर टैरिफ्स करेंगे तो वो भी होगा, लेकिन अगर हायर ड्यूटीज हम एक्सपोर्ट पे अगर लेना स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिगाड़ देगा। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बिगाड़ देगा। आप देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर एक देश के अंदर तो उनको और उसको देख सकते हैं
कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि हमारे कंट्री के बीच में और पूरे वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारे देश का, उसका ही रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये कहता है कि एक कंट्री का किस दूसरे कंट्री से किस तरह का रिलेशन से ये भी दिखाता है आपको, मतलब पेमेंट के मामले में। प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसीज की बात कर लें, डेवलपमेंट ऑफ रुपीज की बात कर लें, हायर टैरिफ की बात कर लें, सारे कहीं ना कहीं इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम हायर ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस करेंगे, इंपोर्ट पे अगर हम ज़्यादा ड्यूटीज लेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्पफुल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 28। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में किसके रिकमेंडेशंस पे? देखिए सर्विस टैक्स की बात करेंगे तो राजा जे चेलिया कम्युनिटीज के रिकमेंडेशंस पे सर्विस टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। सवाल नंबर 29 कहता है कि नेशनल इनकम को सबसे पहली बार साइंटिफिकली रूप से डिटरमाइन करने वाला अर्थशास्त्री कौन है? इसका उत्तर होगा वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव जो थे, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम को अडॉप्ट किया। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। वो बहुत ही विख्यात अब बात बोल सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने 3 नए नए बहुत ही प्रमुख इंस्टीट्यूशन का स्थापना भी किया, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस बेंगलोर में। इन तीनों का स्थापना इन्होंने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 13 की बात करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखिए मैं पहला जो 5 ईयर प्लान था वो हैराल्ड डोमर मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल, इस बार, और तीसरा 5 ईयर प्लान को हम लोग गॉडगिल योजना के नाम से जानते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा सवाल नंबर 30 हम लोगों ने देखा। अब कल के जो हमारा वीडियोस है उसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 40 में हम लोग देखेंगे जितने भी सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे गए सारे सवालों को डिस्कस कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कुछ कंसेप्ट टफ होता है, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए हमें ज़्यादा उन चीज़ों पे गहराई में नहीं जाना है। जो भी सवाल हैं उन चीज़ों को देखते आइएगा। हम बजट पढ़ाएंगे, इकोनॉमी सर्वे में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ से बहुत सारे सवाल आपके इकोनॉमिक्स के पकड़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।